नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं दिनेश देसले। दोस्तों, हम कक्षा 10वीं का जो नवा पाठ है, दूसरी इकाई का, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, यह पढ़ रहे थे। ये एक साक्षात्कार है और इस पाठ का एक वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने हिंदी साहित्य के महान लेखक अमृतलाल नागर जी से उस वक्त की जो समकालीन परिस्थितियां थी, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या फिर साहित्यिक हो, इसको लेकर अनेक प्रकार के सवाल पूछे थे। और इसके माध्यम से हमने ये जाना था कि तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का उनके जीवन पर निश्चित ही प्रभाव पड़ा था। पर उनके पिताजी, जो कि एक सरकारी कर्मचारी थे, और इसलिए उनके पिताजी ने उन्हें राजनीतिक आंदोलनों में या क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उसमें भाग लेने से रोका था। पर उनके पिताजी खुद समाज कार्य करते थे, इसलिए उन्हें कभी भी सामाजिक कार्य करने से नहीं रोका था, और इसी का उनके साहित्य पर प्रभाव भी पड़ा है। दूसरी बात, 1933 के आसपास ही उनकी मुलाकात भारत के महान नेता जवाहरलाल नेहरू जी से भी हुई थी, और समकालीन साहित्यकारों से भी उनकी मुलाकातें होती रहती थी। तो इस प्रकार से दोस्तों, सामाजिक परिस्थितियों का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमने जाना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो उनकी साहित्य यात्रा के लिए, उनके लेखन के लिए कारगर सिद्ध हुई है। अगला सवाल यह है उनसे, तिवारी जी का, कि आपका पहला उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों, नागर जी ने पहला उपन्यास लिखा था 1944 में लिखा था, जिसका शीर्षक था महाकाल, और वो छाप कर आया था 1946 में। वे कहते कि जब मैं बंगाल से लौटा तब ये उपन्यास लिखा था, और यही उपन्यास दोस्तों बाद में फिर भूख नाम से प्रकाशित हुआ था 1943 में। वहां पर आप जो फोटो देख रहे हैं, ये उसी भूख शीर्षक से जो उनका उपन्यास प्रकाशित हुआ है, उसकी ये तस्वीर है। और ये जो उपन्यास है दोस्तों, 1943 में जो बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, उस परिस्थिति पर आधारित ये उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। नागर जी, आपने अपने समय के कौन कौन से लेखकों के संपर्क में आप रहे हैं? कोई भी साहित्यकार हो, वो अपने समकालीन साहित्यकारों के संपर्क में रहता ही है, ये तो बात पक्की है। तो नागर जी भी उस वक्त के जो प्रसिद्ध लेखक थे, जैसे कि जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, या फिर उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी, ये सारे ऐसे लेखक हैं जिनके साथ वे रहे थे। दूसरे एक महान लेखक माधव शुक्ल, जो हमेशा नागर जी के घर आते थे, वे कहते कि वे, उनका जो व्यक्तित्व, वे अजानुबाहु थे। दोस्तों, अजानुबाहु मतलब जिनके हाथ घुटनों तक लंबे होते हैं, उस व्यक्ति को अजानुबाहु कहा जाता है। देश प्रेमी व्यक्ति थे। हम जानते हैं कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने वहां इकट्ठा हुए जो लोग थे उन पर लाठियां चला दी थी, और साथ ही गोलियां भी चला दी थी। तो जो माधव शुक्ल थे, वे जालियांवाला बाग की जो खून से सनी हुई भरी हुई जो मिट्टी थी, वे हमेशा अपनी जेब में रहते थे। और दूसरा, 1931 से 37 तक का जो समय था, इस दौरान वे हमेशा हर वर्ष कोलकाता जाते थे, और जो शरद चंद्र उस वक्त के महान लेखक थे बंगला के, उनसे भी उनकी मुलाकात होती रहती थी, उनके गांव भी वे गए थे। आगे बढ़ते हैं। पुराने जो साहित्यकार है, उनमें आप किसे पसंद करते हैं या अपना आदर्श मानते हैं? दोस्तों, हिंदी साहित्य की 1000 साल की यात्रा में अनेक महान साहित्यकारों ने हिंदी को समृद्ध करने में योगदान दिया है। अमीर खुसरो से लेकर आज के लेखकों तक, जिसमें सूरदास है, तुलसीदास है, जायसी है, अमीर खुसरो है, बिहारी है, अनेक नाम गिनाए जा सकते हैं, हजारों लेखक है। तो इसमें पुराने साहित्यकारों में किसका प्रभाव पड़ा? तो निश्चित ही पूरे उत्तर भारत और पूरे भारत में जो प्रसिद्ध कवि है, भारत ही नहीं विश्व में जो प्रसिद्ध कवि है, तुलसीदास, जिनकी रचना रामचरितमानस, ये भारत के घर घर में रखी जाती है। उत्तर भारत में तो
हर सुबह उसका पारायण भी होता है। तो ऐसे महान कवि तुलसीदास जहाँ जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, और उनकी जो रचना है रामचरितमानस अर्थात रामायण, इसका प्रभाव निश्चित ही उनके जीवन पर प्रभाव। और इसका कारण यह था, उनके जो पिताजी थे वे नित्य ही हर शाम को उनसे रामचरितमानस के श्लोक पढ़वाते थे और याद भी करवाते थे। तो जिस प्रकार से छोटे बच्चों को बीमारी में या फिर बीमारी से बचने के लिए घूटी पिलाई जाती है, उसी प्रकार ये उनको तुलसीदास जी घूटी में पिलाए गए थे। तो उस वक्त के और एक महान लेखक, उस पर ये अगला सवाल है, अर्थात सूरदास जी। कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में सूरदास जी सूर्य है तो तुलसीदास जी चंद्र के भांति है, अर्थात दोनों ही आकाश के प्रकाशित नक्षत्र है। तो नागर जी ने सूरदास जी के जीवन पर एक जीवनी लिखी जिनका शीर्षक है खंजन नयन। तो इसमें उन्होंने अनेक चमत्कारों का वर्णन किया है। तो नागर जी से ये जानना चाहते हैं तिवारी जी, क्या आपने जो ये इस प्रकार के चमत्कारों का वर्णन किया है, क्या आप वाकई ऐसे चमत्कारों पर विश्वास करते हैं? तो नागर जी का जवाब है हाँ, क्योंकि वे कहते हैं कि नेत्रहीन अर्थात सूरदास जो थे वे जन्म से अंधे थे, और वे कहते हैं कि सूर्य पंचशती जो उनकी रचना है उसके अवसर पर बहुत साहित्यकारों में विवाद हुआ था। क्या विवाद इस बात को लेकर कि सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं थे। और नागर जी ये मानते हैं कि नेत्रहीन ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वे अनेक भविष्यवाणियां कर देते और कभी कभी वे भविष्यवाणियां बहुत बार सत्य भी सिद्ध होती है। अब नागर जी का मानना यह है कि देखने वाला कौन है, मन या फिर आंख। तो आंख तो एक देखने का मात्र साधन है, और महसूस करने वाला जो होता है वह तो मन ही होता है। तो इसीलिए जो बात मन से जानी जाती है वो एक प्रकार से हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव करती है, और इसलिए मन से तुलसीदास जानते थे, और इसलिए वे सूरदास जानते थे, और इसलिए उनकी भविष्यवाणियों पर भी या चमत्कारों पर एक प्रकार से नागर जी का विश्वास है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या आपने कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? अर्थात आपका लेखन कितना सार्थक है, सार्थक मतलब अर्थपूर्ण, कि आपने जो लिखा है वो समाज के लिए कितना उपयोगी है। तो इसका जवाब है नागर जी का इस पर कि बिल्कुल उपयोगी है, क्योंकि अनेक पाठक जो उनका साहित्य पढ़ते थे वे लिखकर, पत्र लिखकर, उस वक्त को मोबाइल वगैरह थे नहीं उतने, तो पत्र लिखकर ही प्रतिक्रियाएं दी जाती थी, और अनेक पत्र अनेक पाठक नागर जी को देते थे, और उससे नागर जी ये कहते हैं कि ये जो प्रतिक्रियाएं मुझे आती है इनसे मुझे जानने का मौका मिलता है कि मेरे साहित्य का समाज पर या लोगों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल जानने का उन्होंने मौका लिया है। आगे बढ़ते हैं। नागर जी आपने भ्रमण तो काफी किया, भ्रमण मतलब घूमना। तो नागर जी कहते कि हाँ, अखंड भारत अर्थात उस वक्त भारत का विभाजन नहीं हुआ था, भारत जो आज का पाकिस्तान है और बांग्लादेश है दोनों एक साथ थे, तो ये पूरा अखंड भारत का मानचित्र आप देख रहे हैं। और नागर जी ने पेशावर से लेकर कन्याकुमारी तक और बंगाल से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की थी, और इसका फायदा उन्हें ये हुआ कि कैरेक्टर उन्होंने बहुत देखे, कैरेक्टर का चरित्र, अलग अलग तरह के लोग उनको मिले और उन लोगों को समझने का उन्हें मौका मिला, और उसके माध्यम से जो मनोविज्ञान होता है, मानव मनोविज्ञान का अच्छा अध्ययन उनका हो गया, और इसका फायदा उन्हें साहित्य लेखन में निश्चित ही हुआ है। अगला सवाल यह है कि आप अपने समय के अर्थात समकालीन लेखकों में किसको पसंद करते हैं? सबसे ज्यादा नागर जी जिसको पसंद करते थे वे, उनका नाम उन्होंने बताया है रामविलास शर्मा जी, बहुत प्यार करते थे। यहाँ पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो रामविलास शर्मा जी की ही है, हिंदी के महान लेखक है ये भी। दूसरा, वे कहते हैं कि मुझे प्रभात कुमार मुखोपाध्याय जी का जो देशी और विलायती संग्रह है वो पढ़ना है। इसके साथ ही टॉल्स्टॉय, चेखव, इनकी रचनाएं भी नागर जी को बहुत ही प्रिय है, पर सबसे प्रभावी या फिर सबसे पसंदीदा उनके जो समकालीन लेखकों में है वो है रामविलास शर्मा जी। आगे बढ़ते हैं। नागर जी ने जो पत्रों का संकलन किया है उस पर यह अगला सवाल है कि आपने जो संकलन किया है क्या ये सच है? दोस्तों, बहुत सारे लोग नागर जी को पत्र लिखते थे, उन्होंने उसका संग्रह किया था। और आजकल दोस्तों पत्र जो आए हैं, जैसे कि नेहरू जी ने जो इंदिरा जी को पत्र लिखे वो भी किताब के रूप में आई है, लेटर्स टू डॉटर। तो इस प्रकार से अनेक
लेखक पत्र जो उनको आते हैं वो भी प्रकाशित करते हैं किताब के रूप में। तो नागर जी ने भी इस प्रकार का संग्रहित किया है, पर संकलन मतलब संग्रह, पर इसका एक व्यवस्थित रूप उन्होंने नहीं दिया है। दूसरा, अनेक प्रकार के जाति प्रजाति के लोगों से भी वे मिले हैं, जिसके माध्यम से उनको दूसरे जातियों के लोगों के समझने का मौका मिला है। दूसरा, उनका जो कृति है गदर के फूल, इसके लिए भी उन्हें वे कहते कि मैं बहुत सारे लोगों से मिला जुला हूं। अगला सवाल देखते हैं। आपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क भी बहुत किया है। फील्ड वर्क मतलब क्या? किसी क्षेत्र में जाकर वहां के लोगों से मिलना, उनके बारे में जानना। तो नागर जी कहते हाँ, और सबसे पहले सबसे ज्यादा नाचो बहुत गोपाल, ये जो उनका उपन्यास है नाचो बहुत गोपाल, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ हिंदी प्रेमियों में, तो इसके लिए वे कहते हैं कि वे खुद नागर जी सफाई कर्मियों की बस्ती में गए, वहां उनके जो रीति रिवाज है, बोलने का तरीका होगा या फिर रहन सहन, रूढ़ी परंपरा, इन सब बातों को जानने के लिए फील्ड वर्क करना बहुत जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? दोस्तों, मन और प्राण ये दोनों आध्यात्मिक विषय है, जो बहुत ही दीर्घ चर्चा इस पर की जा सकती है, पर यहाँ पर हम सिर्फ जान लेते हैं नागर जी का मत क्या है। नागर जी मानते हैं कि मन और प्राण दोनों अलग अलग है, क्योंकि मन, इसकी गति, इसकी सोच बहुत दूर तक जाती है और प्राण पीछे छूट जाता है, तो इसलिए प्राण को मन तक खींचना पड़ता है। मन एक निर्मल जल की तरह है, जिसको जीवन के संस्कारों द्वारा रंगा जाता है। मन जो है, पर दोनों परस्पर से संबंधित भी है, क्योंकि नागर जी मानते हैं कि मन को तो प्राण से ही साधना पड़ता है। अर्थात मन और प्राण दोनों अलग अलग है, पर फिर भी दोनों का जो हम कह सकते हैं कि एकता दोनों की बहुत जरूरी है। आगे, सुर अर्थात सूरदास जो उन्होंने लिखा है, उसमें आपने मन को ही पकड़ा है। हाँ, तो वे कहते हैं, मैंने सुर में एक जगह लिखा है कि मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूं। अर्थात सूरदास जी तो अंधे थे, फिर भी वे कह रहे हैं कि मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा सारा ध्यान मन पर केंद्रित हो जाता है, तो हम मन के द्वारा हर तरह से हर चीज को जान सकते हैं। एक प्रकार से इंट्यूटिव, अर्थात हमारी जो अंतर्गत अंतर प्रेरणा है, उसके द्वारा हम सब कुछ जान सकते हैं। आंखों से ही नहीं, मन से भी हम सब कुछ जान सकते हैं। यही बात इससे स्पष्ट होती है। अब देखिए, इस इंटरव्यू या साक्षात्कार के समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो इसलिए जब हम किसी का साक्षात्कार लेते हैं, तो कोई भी व्यक्ति हो जब हमें साक्षात्कार देता है, तो उसका बहुत सारा समय हमें देता है, और जिसके माध्यम से हम भी उनको जानने का प्रयास करते हैं। तो आभार उसका हमें मानना चाहिए। समारोह उपसंहार के तौर पर यह अगला प्रश्न है। नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। तो इसी को लेकर नागर जी आगे बढ़ते हैं। वे कहते कि ठीक है, मेरा स्वास्थ्य तो ठीक है, पर उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद वे कहते कि मेरे जीवन में एक प्रकार से टूटन आ गई थी, टूट से गए थे वे अंदर से, पर फिर भी वे कहते कि मेरे सामने कोई चारा नहीं था। चारा न होना ये मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है कि कोई पर्याय न होना। तो वे कहते कि मैंने सोचा कि मैं लेखक हूं, और इस प्रकार टूटने से कार्य नहीं चलेगा, टूटने से काम नहीं चलेगा। तो जो जीवन का लक्ष्य है, जो मेरे जीवन का कार्य है, वो मुझे करना ही है। और यही सोचकर उन्होंने अपने आप को फिर लेखन कार्य में जुटा लिया और लेखन में जुट गए। तो वे एक ही बात यहाँ पर लेखक तिवारी जी से कहना चाहते हैं कि आप एक बात जान लो कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। अर्थात अमृतलाल नागर जी की एक ही मनोकामना है कि वे जब तक जिंदा है, जब तक उनका जीवन चलता रहे, जब तक उनकी सांस चलती रहे, लेखन कार्य में वे जुटे रहे। तो दोस्तों, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वे पूरे अपने समर्पण भाव के साथ अपने लेखन कार्य में जुटे हुए हैं और जीवन पर्यंत उसी कार्य में लगे रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने पहले पार्ट में उनके जीवन पर पड़े प्रभाव
और दूसरे ये जो पार्ट है वीडियो का, इसमें हमने देखा कि उन्होंने किस प्रकार से साहित्य लेखन किया है और कौन कौन सा साहित्य किस प्रकार से प्रभावित है। तो दोस्तों, आशा है आपको ये समझ में आया होगा। इस प्रकार से धन्यवाद।